यूट्यूब लिंक आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है। घर घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण श्रृंखला जो प्रारंभ की जा रही है उसके संबंध में ये एक वीसी का आयोजन है। हमारे चूंकि शिक्षकों को और सारे जो हमारे साथी लोग हैं, बीएससी, बीआरसी, सीएससी, डीपीसी, एपीसी, इन सबको इस कार्यक्रम में महती भूमिका है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से हमारे विद्यालय संचालित नहीं हो रहे हैं और बच्चों तक शिक्षकों का पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, तो घर पर ही वॉलेंटियर्स, टीचर और अन्य के माध्यम से इस कार्यक्रम को, जिसमें उनका लर्निंग लॉस ना हो और वो सतत रूप से शिक्षा की धारा से जुड़े रहें बच्चे, इसी आधार पर इन श्रृंखलाओं का प्रारंभ किया जा रहा है। अब आगामी इसके लिए मैं आदरणीय पारिक साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आगे की इसकी रूपरेखा के संबंध में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आदरणीय पारिक साहब। साथियों नमस्कार। आदरणीय संचालक महोदय से जो निर्देश प्राप्त हैं उसके अनुसार हम आज का शैक्षिक संवाद प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उसमें जुड़ गए होंगे। साथियों, जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं, कोविड सेकेंड वेव के कारण और गत वर्ष के अनुभवों को यदि आप ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे व्यवस्था में यदि देखते हैं तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको जो सीखने के अवसर मिलने चाहिए थे वो अवसर उनको उतने नहीं मिल पाए जितने मिलने चाहिए थे। जैसा कि जब वो विद्यालय आते हैं, शिक्षक उनको गतिविधियां कराता है, उनसे चर्चा करता है, उनको अवसर देता है, इस तरीके से वो उसको नहीं मिल पाया। वर्तमान में भी सिचुएशन यही है कि विद्यालय कब खुलेंगे अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उनको सीखने के अनुभव सतत रूप से उपलब्ध होते रहें, उसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने और राज्य शिक्षा केंद्र ने घर पर ही सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराने का जो प्रयास गत वर्ष किया था उसको स्ट्रेंथन किया है, उसको और मजबूत किया है। और अब हम व्यवस्थित रूप से स्कूल यदि खुल भी जाते हैं तो भी ये संसाधन बच्चे तक पहुंचा कर रहेंगे कि उसको सीखने के अवसर सतत रूप से मिलते रहें। इसी के तहत चूंकि शिक्षक हमारा एक मूल आधार होता है बच्चे के सीखने के अनुभव में, तो आपके साथ हम ये चाहते हैं कि आपको सतत रूप से एक प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो जाए और इसके लिए घर एक सीखने के संसाधन के रूप में आप कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके संबंध में हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जिसमें हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो आने वाले समय में हमको शैक्षिक व्यवस्था में उपयोग करना है। अभी आपको पीपीटी शेयर कर रहे हैं जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि वर्तमान में शिक्षण संबंधित चुनौतियां और समाधान क्या है। नेक्स्ट, घर सीखने के संसाधन प्रशिक्षण का उद्देश्य और विशेषताएं क्या है। घर सीखने के संसाधन प्रशिक्षण की संरचना और फ्रेमवर्क कैसा होगा। प्रशिक्षण टाइमलाइंस कैसी होंगी। कार्यान्वयन और क्रियान्वयन हेतु शिक्षक और अधिकारियों से अपेक्षा क्या है विभाग की, इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षण की संबंधित चुनौतियों की बात यदि हम करते हैं तो कोरोना महामारी की जैसा प्रेडिक्शन आया है कि तीसरी लहर भी आना संभावित है और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों को सोचते हुए विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो व्यवस्थाएं संभावित हैं उसके लिए स्कूली शिक्षा पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। कुछ महीने में दूसरी लहर के कारण तो हमारा शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अपनी व्यवस्थाओं को कैसे संचालित करेंगे, हम इस पर आपको पूरी तरीके से उन्मुखीकरण करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं घर आधारित शिक्षण सशक्त करने की आवश्यकता क्यों हो, क्योंकि बच्चा घर पे रहता है। घर पे ही पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है हमारे आसपास जिससे कि बच्चा सीख सकता है, मात्र उसको उपयोग करने की व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी होगी। पालकों को, विशेष रूप से पालकों को हमें फोकस करना होगा कि वो अपने बच्चे को क्या और कैसे उसकी दिनचर्या में अवसर दे कि बच्चा सीख जाए।
उस शैक्षणिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए हम इस पर यह विचार करेंगे कि घर में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको कैसे हम उपयोग करें, कैसे हम पालकों तक ये संदेश भेजें, कैसे हम गतिविधियां भेजें, कैसे हम शैक्षिक विषय वस्तु भेजें कि उसके आधार पर बच्चे की शैक्षणिक जो सीखने की प्रक्रिया है वो निर्बाध रूप से चल सके और उसको सतत रूप से अवसर उपलब्ध हो सके। घर सीखने के संसाधन श्रृंखला में आप जो देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रभावी तौर पर घर आधारित शिक्षा का संचालन करना, अभिभावक को घर आधारित सीखने की गतिविधियों में अपने बच्चों का समर्थन करने में सक्षम करना। ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है, पर वो जानते नहीं है कि इसको हमें क्या करना है और कैसे करना है। और वहां हमारे शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो बच्चों को उस तरीके से अनुभव उपलब्ध कराने के अवसर कैसे दे सकते हैं। यही काम हमारे शिक्षक को करना है कि वो माता पिता को समझा सके उनकी भाषा में, उनके तरीके से कि बच्चों को सीखने के अवसर घर में हम कैसे दे सकते हैं। सुबह से शाम तक जितनी गतिविधियां होती हैं घर में, उसके लिए छात्रों को कैसे प्रेरित करें कि उसको उस गतिविधि में वो भाग लें, और जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, जो उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, जो उनके मन में प्रश्न हैं, उनका समाधान कैसे करेंगे। और इसी के लिए उन गतिविधियों पर हमें फोकस करना है, समझना है। इसी के साथ आप देखेंगे कि भाषा सिखाने का एक सबसे सर्वोत्कृष्ट माध्यम है कहानी। बच्चे को कहानी सुनाई जाए, बच्चे से बात की जाए, बच्चे से को कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, वो पढ़े, जोर से पढ़े। यदि वो गलत भी पढ़ता है तो उसको टोका ना जाए, उसको समझाइश दिया जाए कि उसको किस तरीके से सही पढ़ना है। उसको एक बार बोल करके सिखाया जाए या अपने साथ साथ रीड अलाउड कराया जाए। तो ऐसी चीजें जो हैं इसमें आनी है। इसी के साथ जो कि लॉकडाउन का सबसे बड़ा प्रभाव, आज हम 8 दिन भी यदि कहीं बंद रहते हैं तो हमारे मन में कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है, तो हमारा सामाजिक और भावनात्मक बैलेंसिंग खराब होता है, और इसके लिए समाज में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो बच्चे जो लगातार अभी तक घर पर ही गए, उनके लिए क्या स्थितियां होंगी, उनके मन में क्या भय होगा, उसका समाधान आप कैसे करेंगे, माता पिता कैसे करें, ये इस प्रशिक्षण में हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट, इसी श्रृंखला में अभिभावकों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये एक बात इसमें हम बताएंगे आपको। और वैसे आप जानते हैं, आप सब अनुभवी हैं, हम केवल आपको और एक मदद कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कुछ एरिया और हम बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप उसको व्यवस्थित तरीके से कर सकें। आपके आसपास में परिवेश में आसानी से मिलने वाले संसाधनों का कैसे उपयोग करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं, उससे काउंटिंग कैसे सिखाएं। यदि ये बात करनी है तो माता पिता या बड़ा भाई बहन बच्चे को संख्यात्मक रूप से सब्जी चुनने के लिए कहे, सब्जी पहचानने के लिए कहे, कलर के आधार पर पहचानने के लिए कहे, उनका आकार बनाने के लिए कहे। तो ऐसे कई सारे काम घर में होते हैं जिनसे कि उसका गणित, उसकी भाषा, उसका पर्यावरण, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, वो केवल अवसर उपलब्ध कराने की देरी है। बच्चा उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा, और जहां बच्चा प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा वहां माता पिता यदि सतर्कता से उसको थोड़ा सा और प्रेरित कर दें तो वो सीखने के अवसर और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से सामाजिक भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है, उसके संज्ञानात्मक विकास पे केंद्रित करना। हमारा उद्देश्य गतिविधि कराने के पीछे ये है कि बच्चा उस गतिविधि करके और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे अपनी ज्ञान का निर्माण कर ले, उस तथ्य को समझ ले और उसके अनुसार वो व्यवहार में उसका उपयोग करना शुरू कर दे। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षक की चुनौतियों को हमने ध्यान में रखा है और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रासंगिक उपयोगी कौशल के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इस प्रशिक्षण श्रृंखला में नेक्स्ट 3 ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए हैं। पहला 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, हम और हमारा समाज आज से लॉन्च हो जाएगा। इसमें बच्चे की भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने के कौशल पर बात होगी, आप कैसे उनको उपलब्ध कराएंगे। लैंगिक समानता और संवेदनशीलता, बच्चों में लड़की और लड़के में भेद नहीं करना। व्यक्ति होता है और व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं। कोई सा भी घर का काम हो, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, बर्तन साफ करना हो, खाना पकाना हो, ऐसा नहीं कि वो महिलाओं का ही काम है, वो हर व्यक्ति कर सकता है। और उसके लिए लैंगिक समानता पर जोर देने वाली कुछ गतिविधियों पे हम बात करेंगे। इसमें अभिभावकों को बच्चों के शिक्षण में सक्रिय भागीदारी कैसे हो, इस पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात होती है
किसी की प्रशंसा करना, ये बहुत जटिल कार्य होता है। किसी के अच्छे काम को अच्छा कहना बहुत जटिल कार्य होता है, और इसमें हमें माता पिता को ये बताना चाहिए कि बच्चे की, हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं मिसकंसेप्शन है, कि बच्चे की कमी दूर करना हमारा उद्देश्य है, और इसलिए जब भी माता पिता बात करते हैं उसकी कमी पर बात करते हैं। अरे तुमने ये गलत किया, जो उसने अच्छा किया उस पे हमें पहले फोकस करना चाहिए और फिर उसकी कमी बताना चाहिए, तो वो प्रेरित होकर खुशी खुशी उसको सीख लेगा। दूसरा कोर्स होगा 28 जुलाई से, ज्ञान का खजाना, जिसमें शारीरिक विकास और रचनात्मक कौशल पे बात होगी। इसमें कहानी द्वारा बच्चों की काल्पनिक शक्ति को बढ़ाना, बच्चे को कुछ ना कुछ दिया जाए जिस पर उसको बोलने को कहा जाए। एक्सटेम्पो यदि आप बोलने के लिए कहेंगे तो देखिए उसके मन में क्या क्या विचार चलते हैं, क्या क्या कल्पनाएं उसके मन में है, और उसको जब वो अभिव्यक्त करता है और अभिव्यक्त करने का सिस्टेमेटिक तरीका जब वो सीख जाता है, तो यही तो कौशल है जो हम भाषा शिक्षण के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। बातों को समझना, समझ के उसकी सीक्वेंसिंग करना, यदि सामने वाले ने कोई प्रश्न किया या कोई समस्या है तो उसको कैसे समाधान करना, यही हम उससे सिखाना चाहते हैं। घर आधारित गतिविधियों द्वारा शारीरिक विकास, घर में कई सारे काम होते हैं जिनसे उनका फिजिकल बैलेंसिंग सीखते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना सीखते हैं, तो उन कामों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना जिससे उनका शारीरिक विकास भी सुनिश्चित हो। बच्चों के काम पर सटीक प्रतिक्रिया देना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे हमने बच्चे में, घर में देखते हैं बच्चे से कहा जाता है कि एक गिलास पानी लाओ, और वो यदि गिलास पानी का भर के लाता है और उससे स्वयं के छोटा बच्चा है, मस्कुलर कंट्रोल प्रॉपर नहीं, कहीं पानी छलक गया तो माता पिता उसको डांटने लगते हैं। जहां की होना यह चाहिए कि उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको यह भी समझाना चाहिए कि इसको थोड़ा हम कम भर के लाते तो ये नहीं होता। यही तरीके का अंतर है, और इसी तरीके के तरीकों पर हम आपसे इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में बात करेंगे। अगला है 13 अगस्त से व्यावहारिक गणित, जिसमें सूझबूझ और संज्ञानात्मक विकास पर बात होगी। पहेलियों के माध्यम से कैसे सिखाएं, बच्चों की प्रगति को कैसे जांचें, बच्चों के शिक्षण में अभिभावकों की निरंतर सक्रियता कैसे सुनिश्चित करें। यदि बच्चा लिखना जानता है तो घर में जो वस्तुएं उनके नाम लिखवाना हम सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके घर में, हमारे घर में जो सामान लगता है उसकी कितनी मात्रा लगती है, वो कहाँ से मिलता है, किस प्रकार का होता है। ऐसे कई सारे अनुभव हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको भाषा सिखा सकते हैं, गणित सिखा सकते हैं, पर्यावरण सिखा सकते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है साथियों जो हम घर में नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट, कोर्स सीख को सुदृढ़ करने हेतु फिर जब हम इस पूरे प्रशिक्षण में आपसे बात कर लेंगे, आप अपना अनुभव कर लेंगे, उस अनुभव को भी आप कैसे स्ट्रेंथन करें, उसके लिए हमने भी एक प्रक्रिया इसमें रखी है कि कोर्स शेयरिंग के लिए हम अगले शैक्षिक संवाद रखें। जैसे यहाँ से हम शैक्षिक संवाद रखते हैं, यही प्रक्रिया जिला भी कर सकता है, यही प्रक्रिया ब्लॉक भी कर सकता है, यही प्रक्रिया क्लस्टर कर सकता है। और बहुत अच्छा होगा कि यदि हेडमास्टर अपने शिक्षकों के साथ बात करें, क्योंकि यदि आप देखेंगे इसमें कि इस तरीके के अनुभव जब हम आपस में संवाद करेंगे तो वो स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होंगे, और साथियों, दोस्तों के बीच या साथियों के साथ जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारी कई सारी कमियां दूर होती हैं और हम बहुत कुछ कर पाते हैं। इससे शिक्षकों के अनुभव और सीख को क्रियान्वयन प्रक्रिया और चुनौतियों साझा करने का अवसर मिलेगा। इसी के लिए यदि हम देखते हैं कि शिक्षकों से और विभाग से हमारी अपेक्षा क्या है, इसमें यदि हम देखते हैं कि फॉलो अप करना, जो कोर्सेज हो रहे हैं, पोस्ट कोर्सेज होंगे, वो समय पे पूर्ण हो। पोस्ट कोर्स संग्रह करके रख सकते हैं। कोर्स में जो दिए गई आपको दिशा निर्देश हैं, अवसर हैं, तरीके हैं, स्किल्स हैं, उनको नोट करके रखें और उनके आधार पे अपनी कक्षा के अनुभव या विद्यार्थियों के साथ चर्चा या पालकों के साथ चर्चा को संचालित करें। संचार के तरीके हैं, बहुत सारे हैं। अब तो हमारे पास व्हाट्सएप है, मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, और अपने प्रशिक्षण के अनुभवों को साथियों लिख करके भी रखें, क्योंकि जब आप ये शेयर करेंगे तो उसको हम हो सकता है कि उनका संकलन कर प्रकाशित करने का भी काम करें। अगला नेक्स्ट, यहाँ डाइट से भी हमारी बहुत कुछ अपेक्षा है। डाइट डिस्ट्रिक्ट की एकेडमिक एजेंसी है। डाइट से जो अपेक्षा है, इसमें हमारा यह कहना है कि निरीक्षण, बेस्ट प्रैक्टिसेस का संकलन, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये वो काम है जो कि डाइट कर सकती है एज एकेडमिक एजेंसी। और साथियों, चूंकि हमारे बीच अपर मिशन संचालक महोदय जुड़ गए हैं, मैं सर से अनुरोध करूंगा
कि हमको मार्गदर्शन दें। धन्यवाद पारिक जी। बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑलरेडी पारिक जी द्वारा हो चुका है। दरअसल मुझे एक्चुअली इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देना था जो ओरिजिनल स्कीम ऑफ थिंग्स था उसके तहत, किंतु अभी क्योंकि डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हो चुका है तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अधिक इसमें बचा नहीं है। बस मैं ये एक एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कोविड का मतलब ये केवल सेकेंड वेव या थर्ड वेव की बात नहीं है। हो सकता है कि हमें आने वाले कई सालों तक कोविड के साथ में हमें रहने की आदत डालनी पड़े। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये थर्ड वेव के बाद ये श्रृंखला खत्म होगी या फोर्थ वेव के बाद ये श्रृंखला खत्म होगी। और जहां तक बात वैक्सीनेशन की है तो वैक्सीनेशन टीकाकरण में भी अभी इस समय साइंटिफिक एविडेंस पर्याप्त नहीं है ये कहने के लिए कि एक बार यदि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हो तो कितने समय के बाद में आपको बूस्टर डोज की आवश्यकता है। कहने का आशय ये है कि हमें मानसिक तौर पर इसको साइकोलॉजिकली हमें तैयार रहना होगा कि आने वाले वर्षों में जो हमारी शिक्षा की बेसिक पेडागोजिकल अप्रोच जो विगत सालों में रहा है उसमें पूर्ण रूप से एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमें मेंटली हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। जो एक क्लासिकल मॉडल था, क्लासरूम बेस्ड टीचिंग अप्रोच जो था और क्लासरूम बेस्ड लर्निंग जिसको एनसीएफ 2005 के बाद में हमने अकोमोडेट किया, तो ये क्लासरूम बेस्ड प्रोसेसेस जिसको हम इक्वेट करते थे शिक्षा के साथ में, इसमें अब ये तय बात है कि इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसमें अभी चेंजेस इसमें आएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में, इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको यदि देखें, ये जो 3 कोर्सेज की हमारी श्रृंखला है जिसमें हम सोशो इमोशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्रिएटिविटी स्किल्स की हम जिसमें बात कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपने देखा, मैं एक बिंदु पर एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा एक बिंदु पर, वो है अभिभावकों की इसमें भूमिका। प्राय ये देखा गया है कि जो कई अभिभावक, मैं ये कह सकता हूं, मतलब हमें ये कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में ये संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। इसके कई कारण हैं, उन कारणों में यदि हम जाएंगे तो अपने आप में 1-2-3 घंटे का वेबिनार उस पर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तक बहुत ही सीमित या न के बराबर नगण्य रहा है। उनको अभी हमें सेंट्रल स्टेज पर लाना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जो इनहिबिशंस उनके मन में है, जो संसाधनों का जो अभाव है, जो लोकेशन डिसएडवांटेज है, इन सारी चुनौतियों को ओवरकम करते हुए, इन्हें पार करते हुए हमें अभिभावकों को सेंट्रल स्टेज में लाना है और उन्हें ये रियलाइज करवाना है कि ये जो सारी प्रक्रिया है, अध्ययन अध्यापन की जो सारी प्रक्रिया है, उसमें अभिभावक की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। महती भूमिका का निर्वहन अभिभावकों को करना है और इसके लिए हमें अभिभावकों को फैसिलिटेट करना है, उन्हें तैयार करना है, उन्हें प्रेरित करना है, उन्हें सहयोग देना है। तो सबसे बड़ा टेक अवे अगर मेरे हिसाब से माना जाए इस पूरे कोर्स का, और इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर यदि मैं कहूं कि, तो वो मेरे हिसाब से अभिभावक होने चाहिए। ऑफ कोर्स हम इसको डॉक्यूमेंट करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे। डाइट्स को ऑलरेडी कहा गया है कि डाइट्स जो है इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से करे और देखे कि किस प्रकार इसका फॉलोअप वो कर सकते हैं, फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। पोस्ट वर्क की हमने यहाँ पर बात करी, डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात करी, तो वो सारी गतिविधियां तो करनी ही करनी है। तो इसके इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को भली भांति रियलाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसलिए इसको किसी सरकारी ट्रेनिंग कोर्स की तरह ना लेते हुए एक बहुत ही क्रिटिकल इनपुट्स के तौर पे, बहुत ही क्रिटिकल इन सर्विस ट्रेनिंग इनपुट्स के तौर पे इसको हमें लेना होगा। जितने भी टीएनए पूर्व में किए गए ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, तो उसमें ये देखा गया है कि कई बार पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो
जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग जिसका वो हिस्सा है उसके सिग्निफिकेंस को वो समझने में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ हमें वो गलती नहीं करनी है। इस कोर्स के सिग्निफिकेंस को हमें बहुत भली भांति समझना है, आत्मसात करना है और उस इम्पोर्टेंस के तहत उस इम्पोर्टेंस के अनुसार इसको जो ये ऑनलाइन 3 कोर्सेस होंगे उसको कंप्लीट करना है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर राज्य शिक्षा केंद्र आपको जो भी सहयोग इसमें चाहिए होगा पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध है पूर्ण रूप से 24 घंटे आपको सहयोग देने के लिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि फील्ड में जो हमारा अमला है वो इसे बहुत अच्छे से इसको आगे तक लेके जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, बहुत ही सारगर्भित जो बिंदु थे उसके संबंध में एमडी सर ने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया। चूंकि पारिक साहब अब पुनः शुरू करने वाले हैं इस प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में, उसके पहले मैं केवल 2 मिनट आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि इसमें बेस लाइन भी होना है, क्योंकि बेस लाइन के बगैर हमारा आगे का प्रोग्राम उस हिसाब से जो आपकी नीड्स होंगी उसके हिसाब से चलेगा। तो जो जिले इसमें पूरे जिलों का नहीं है, केवल 8 जिले हैं जिसमें पन्ना है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बड़वानी, सीहोर, रीवा और शाजापुर, ये जिले लिए गए हैं बेस लाइन के लिए। तो इसका जो प्रश्नावली होगी, टूल्स होंगे, ये सारे आप लोगों को डाइट और डीपीसी एपीसी महोदयों को शेयर किए जाएंगे और इसके संबंध में एक पृथक से भी आप लोगों से चर्चा की जाएगी कि इसको किस तरीके से करना है। तो इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। मैं आदरणीय पारिक साहब से अनुरोध करूंगा कि आगे का प्रोग्राम। थैंक यू सर। साथियों, जैसा कि अभी आपने फोकस सुना प्रशिक्षण के ऊपर, इसी के साथ अब हमें ये देखना होगा कि इस सबकी तैयारी के लिए हमें कोविड-19 के संदर्भ में शिक्षण योजना पर हमारी क्या भूमिका रही है, क्या पूर्व के निर्देश है जिस पर कि आपने काम कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। इसमें यदि आप देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो है कि अकादमिक सत्र 21-22 में के अनुसार अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जोड़ते हुए सभी शिक्षकों ने व्हाट्सएप समूह को अपडेट कर लिया होगा। उन्हें याद दिला रहा हूं कि सभी शिक्षक साथियों ने अपनी नई कक्षा के अनुसार बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर अपडेट कर लिए होंगे, जो कि आपको कर लेना चाहिए था और ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। यदि किसी साथी ने नहीं किया है किसी कारणवश, तो मैं पुनः कह रहा हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता इस काम को दे। यह नहीं होना चाहिए इस तरीके का डिले। संकुल के सभी व्हाट्सएप समूह को अकादमिक सत्र 21-22 के अनुसार अपडेट कर लें। सीएससी, ये सीएससी की जवाबदारी है कि वो संकुल के स्तर के जो समूह हैं उनका अपडेशन कर लें। कक्षा के सभी विद्यार्थियों हेतु मेंटर की पहचान कर संधारित सूची निर्धारित लिंक पर अपलोड करना, यह सीएससी को सुनिश्चित करना होगा। सीएससी और शिक्षक को दैनिक रूप से 5 मेंटर से फोन पर संपर्क स्थापित करना कि किस तरीके का अनुभव वो दे रहे हैं, उस पर बात कर लें। इसके अलावा एक पेज लर्निंग कैलेंडर आपको उपलब्ध कराया गया है, दिनांक 12 जुलाई तक सभी विद्यार्थियों को वितरित करना है, ये सुनिश्चित कर लें। किस मद से आप इसका उपयोग करेंगे वो आपको निर्देशित किया गया है और इस कार्य की सर्वोच्च प्राथमिकता को जिला सुनिश्चित करेगा। एपीसी एकेडमिक, डीपीसी, डाइट प्राचार्य अपने अधीनस्थ जिले में इस कार्य को सुनिश्चित कर लें, कहीं इस प्रकार की स्थिति ना हो। एक पेज का कैलेंडर हमने आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, यही कैलेंडर बच्चों तक पहुंचना है। इसके अनुसार जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाएंगी। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु जो मेंटर की भूमिका है उसको मैं एक बार फिर से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, फिर से फोकस करना चाहता हूं। और इसके लिए विद्यालय बंद होने की स्थिति में मेंटर शिक्षक व विद्यार्थी के बीच कड़ी का काम करेंगे। मेंटर का चयन हमने आपको स्पष्ट निर्देश दिए हैं। परिवार उसी मोहल्ले का व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो जिसके बारे में जानकारी हो, माता पिता से सहमति अवश्य ले लें शिक्षक।
विद्यार्थी की टाइम टेबल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में मेंटर सहायता करेगा। जो टाइम टेबल दिया जा रहा है उसके अनुसार बच्चों को सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों को निर्देश देना कि क्या करना है, इस गतिविधि को कैसे करना है, बच्चों ने जो कार्य किया है उसको शिक्षक तक पहुंचाना, इस भूमिका में मेंटर होंगे। अध्यापक से चर्चा कर बच्चों की शंका का समाधान करना, उनके प्रश्नों के उत्तर यदि वो नहीं दे पाते हैं तो शिक्षक से बात करें और उसके बाद समाधान बच्चों को दें। होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चों को दिया गया उसको करने में सहायता कर सकते हैं और उन्होंने जो कार्य किया उसको शेयर कर सकते हैं। बच्चों को आवश्यकता अनुसार मोबाइल उपलब्ध करा सकते हैं और सीखने की सामग्री यदि बच्चे के पास कहीं नहीं है तो वो शिक्षक से बात करके उस पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ साथियों, पिछले वर्ष प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे खूब पढ़ो अभियान में कि प्रतिदिन बच्चे को ये कहा जाए कि वो एक पेज जोर से पढ़कर सुनाए। माता पिता ये कह सकते हैं और जो प्रश्न पढ़ा है उसी को लिखने का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश और गणित में मेंटल मैथमेटिक्स पे भी काम कर सकते हैं। मौखिक पहाड़े बोलना, गिनती बोलना, छोटे छोटे सवाल करना, ये एक डेली रूटीन प्रैक्टिस है जो कि अनिवार्यता हर जगह होना चाहिए। सभी शिक्षक चुने हुए मेंटर से नियमित रूप से संपर्क बना के रखेंगे और ये काम आप बखूबी कर सकते हैं और ये भी देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से कार्य को कर रहे हैं। यही आपके जो विशेष अनुभव हैं ये हम आपके अन्य साथियों को भी शेयर करने के अवसर आपको देंगे। सभी शिक्षक दैनिक रूप से 5 मेंटर से बात कर लें। नेक्स्ट, यही बात है कि 5 मेंटर से भी बात करना है शिक्षकों को और 5 शिक्षकों से भी बात करना है। नेक्स्ट, ट्रैकिंग हेतु राज्य द्वारा अगले सप्ताह आपको गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें दैनिक रूप से शिक्षकों को भरना है कि वो किस तरीके से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट, लर्निंग प्लानर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सैंपल फोटोग्राफ्स हमें मिले हैं। कुछ जिलों ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे जिले के डीपीसी, एपीसी एकेडमिक, डाइट प्राचार्य, सीएसई और शिक्षक बधाई के पात्र हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसको देखें। नेक्स्ट, परंतु यदि हम देखते हैं तो कुछ जिलों में, नेक्स्ट, कुछ जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। उन जिलों का नाम मैं यहां बताना चाहूंगा। ये भिंड, सीहोर, भोपाल, हरदा, अशोकनगर, बैतूल, नीमच, मुरैना, उज्जैन और पन्ना। ये वो जिले हैं जिन्होंने इस सत्र की अकादमिक प्रक्रियाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ जिले ऐसे भी हैं, नेक्स्ट, जिनके प्रदर्शन पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं डीपीसी महोदय से अनुरोध करूंगा, एपीसी एकेडमिक से कहूंगा कि वो अपने आप को फोकस करें और इन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें। साथियों, अभी आपको प्रयास अभ्यास पुस्तिका मिलने वाली है। 25 जुलाई तक ब्लॉक लेवल पर टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन भेज रहा है और इस अभ्यास पुस्तिका पे मैं यहां ध्यान शिक्षकों का दिलाना चाहता हूं कि इसमें प्रमुख विशेषता क्या है। आप यदि उसका कवर पेज भी यदि देखते हैं तो आपको अनुमान लग जाएगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये होम बेस्ड एजुकेशन के लिए प्लान की गई पुस्तिकाएं हैं। इसमें जो हम सोशल इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो मैटर इसमें है और शैक्षिक गतिविधियां भी उसके साथ है। मतलब शैक्षिक गतिविधियों से भी हम सोशल और इमोशनल सपोर्ट किस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं वो एक्टिविटीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। पहली जो दिखाई दे रही है, यदि आप बाएं हाथ की तरफ से देखते हैं तो पहला जो चित्र है वो आप कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए जो बनाई गई प्रयास पुस्तिका है। बीच वाली 3 से 5 की है और ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखाई दे रही है कक्षा 6 से 8 की है। जो इन दोनों तीनों में जो सबसे ज्यादा जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली पुस्तिका है, जो 6 से 8 के कक्षा अध्यापन करा रहे हैं शिक्षक, उनके लिए मेरा अनुरोध है कि उसको ध्यान से इसको खुद पढ़ें। इन प्रयास को हमने शिक्षकों के लिए भी उपलब्ध कराया है। पहले आपको अध्ययन करना होगा, आपको समझना होगा। इन सारी पुस्तिकाओं में जिन गार्जियंस के पास मोबाइल फोन है वो किस तरीके से उसका सपोर्ट ले सकते हैं और बिना किसी विशेष सहायता के भी वो बच्चों को गतिविधियां करा सकते हैं। इसमें हर गतिविधि पर हमने QR कोड दिया हुआ है। उस QR कोड को वो एक बार स्कैन कर लें तो उसमें उस गतिविधि की पूरी प्रक्रिया या क्या अपेक्षा है उस गतिविधि से वो उसमें आ जाती है। इसके अलावा हमने लिखा हुआ भी है कि उस गतिविधि में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये एक चित्र है जिसको देख करके चर्चा करना है। इसमें ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, देखो, सोचो और बात करो।
मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चों को जितने अवसर आप बोलने के देंगे, जितने अवसर बात करने के देंगे, उतनी ज्यादा भाषा के कौशल उनके पुष्ट होंगे। ये चित्र अब आपके सामने है। ये हर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। गांव के लोग गांव से जब निकलते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। अब इसमें हो सकता है गाड़ी की जगह ट्रैक्टर हो जाए, ये भी हो सकता है, इसकी जगह ऑटो हो सकता है। दृश्य अमूमन यही रहते हैं। गांव का व्यक्ति अपने कृषि उत्पादों तक शहर को लेके जाता है कि उसको बेच करके कुछ आर्थिक रूप से उपलब्धता उसकी बढ़ जाए, या बाहर से कोई सामान लेने जा रहा है, कोई अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोई अपने इलाज के लिए जा रहा है। मतलब ये दृश्य अमूमन बच्चे देखते हैं। जब इस दृश्य पे आप बात करने के अवसर बच्चे को देंगे तो बच्चा बहुत कुछ नया बताएगा। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें होती हैं। बच्चे को सिचुएशन दी जाए, एक परिस्थिति उसके सामने काल्पनिक तैयार करके की जाए कि इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। कोई चित्र दिखा के आप पूछ सकते हैं ये क्या कर रहा है। तो उस परिवेश की बातों को जोड़ करके जब वो भाषा के साथ विभिन्न प्रयोग करेगा, यही सीखने की प्रक्रिया है। और ये हम चाहते हैं कि अभिभावक इसके माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमने कोशिश किया है कि बच्चों को जो पजल्स हैं वो दिए जाएं, जिसमें वो ये देखेंगे कि उनके आसपास जो पशु पक्षी हैं उनके क्या विशेषताएं हैं, उनके पैरों की क्या विशेषता है। उससे यदि जानवर को यदि मिलाना है कि ये पैर किसके हैं और ऊपर जो जानवर दिए हैं उनको कैसे मिलाएंगे, एक उदाहरण भी दिया जैसे हाथी से उसके पैर को मिला करके एक रेखा से खींच दिया गया है। ये बच्चे को करने दें। बच्चा गलत करता है तो उस पर चर्चा करें, उससे संवाद स्थापित करें। इसी तरीके से गोल, चौकोर, त्रिकोण शेप के बारे में बात कर सकते हैं। घर में खाने की वस्तुओं में भी कई सारी शेप होती हैं, घर में जो सामान होते हैं उनमें भी कई सारे शेप्स होते हैं। तो शेप वाला जो पार्ट है वो तो हम घर में विभिन्न वस्तुओं से पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके के प्रोजेक्ट कार्य इसमें दिए गए हैं। हमने एक वाटर ऑडिट करने वाला क्वेश्चन भी रखा है। पेड़ पौधों की पत्तियों से चित्र बनाने की बात भी कही है। तो ये सारे आप जो गतिविधियों के अवसर इसमें दिए हैं बहुत रोचक हैं, बच्चों के लिए मनोरंजक हैं। बच्चे सीख सकते हैं, माता पिता भी सहायता कर सकते हैं, बड़े भाई बहन भी सहायता कर सकते हैं, और हम सब मिलकर के इन बच्चों को एक वो रोचक वातावरण, भयमुक्त आनंददायी वातावरण दे सकते हैं जहां बच्चा सीख सकता है। तो साथियों, ओवरऑल जो आज का प्रेजेंटेशन था उसमें हमारी यही आपसे अपेक्षा है कि आप प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण में अपने डाउट्स को क्लियर करें, साथियों से चर्चा करें, अपनी अध्यापन अनुभव के आधार पर बच्चों के लिए कैसे अवसर उपलब्ध कराएंगे उस पर काम करें। थैंक यू। अब चूंकि आदरणीय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज का प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके सामने रखा है इसमें विभिन्न मुद्दों पे बात हुई है। आदरणीय संचालक महोदय इस पर आपसे अपनी बात कहेंगे। आदरणीय सर से अनुरोध है। अतुल, आप डाइट्स के लिए कुछ अलग से बताना चाहेंगे? जी सर। हाँ। संचालक महोदय के आदेशानुसार साथियों मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं आपके सामने संक्षेप में। पिछले वर्षों में आपका सीएम राइज डिजिटल ट्रेनिंग का जो अनुभव रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रशंसा की गई है। साथियों ने आपस में भी एक दूसरे से सीखा है, इस बात का अनुभव आप सभी को है। आपके अनुभव और आपसे जो वार्तालाप होते हैं अक्सर ये बातें होती हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में ये नहीं है, ये होना चाहिए, या कई शिक्षक साथी ये बात करते हैं कि हमको पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर जब पढ़ाने का मौका मिलता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बता पाते हैं। ये एक ऐसा अवसर कोविड ने हमें दिया है कि हम पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलकर बच्चों को सीखने के अवसर दे रहे हैं। जैसा कि एएमडी सर ने भी कहा कि इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे शिक्षक साथियों का संवाद जो शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी होता है, तो वो हमारे लिए बहुत मददगार होंगे। इसी श्रृंखला में साथियों में ध्यान दिलाना चाहता हूं डाइट फैकल्टी को कि जो हमारे एस्पिरेंट टीचर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, 12th पास करने के बाद ब्रिलियंट बच्चे आपके यहाँ डीएड करने आए हैं, वो आगामी समय में हमारे समाज में शिक्षक की भूमिका निभाएंगे। यदि हमने उनकी अच्छी तैयारी कराई तो हमारे समाज को बहुत अच्छे सुयोग्य शिक्षक मिल सकेंगे। जैसा कि डीएलएड के पाठ्यक्रम में प्रोविजन है कि इंटर्नशिप
का अवसर बच्चों को दिया जाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि प्रथम वर्ष में समय अवधि कम होती है, लेकिन सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए पर्याप्त एक्सपोजर है। इस एक्सपोजर का भी भावना यही है कि समाज में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अनुरूप हमारे स्टूडेंट्स को सीखने का अवसर मिले। वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उससे हमारे इन स्टूडेंट्स को भी सीखने के अवसर देने की जिम्मेवारी हमारी डाइट्स की है। और साथ ही साथ समुदाय से किस तरह से जुड़ना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा अवसर हमारे डीएड के स्टूडेंट्स को मिलने जा रहा है। तो ये पिछले वर्ष भी आपने किया है कि जो डीएलएड का 78 डेज का सेकेंड ईयर में और 12 डेज का फर्स्ट ईयर में था, 24 डेज का फर्स्ट ईयर में था, उसको 50% किया गया था, लेकिन फिर भी होम बेस्ड एजुकेशन के बेसिस पर इंटर्नशिप को कार्यक्रम को आपने कराया है। इस वर्ष योजना ये है कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट, मतलब जो फर्स्ट ईयर से अब सेकेंड ईयर में जाएंगे, हमें ये भी संज्ञान में है कि सितंबर में एग्जाम प्रस्तावित है माध्यमिक शिक्षा मंडल के, तो आपको अपने बच्चों को इंटर्नशिप के अवसर देने की योजना को भी थोड़ा योजनाबद्ध करना होगा। राज्य स्तर से भी हम समन्वय कर इसकी योजना को घोषित करेंगे कुछ ही समय में। लेकिन महत्वपूर्ण बात हमारी डाइट फैकल्टी के लिए यह है कि इस होम बेस्ड एजुकेशन के तरीकों को हमारे डीएड के स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकली बता दिया जाए, और साथ ही साथ जब ये इंस्ट्रक्शन इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उसको सिस्टमेटिकली करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। इसमें आपको यह भी ज्ञात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स का एक्सपोजर भी एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का एक्सपोजर भी एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके स्टूडेंट्स को इस होम बेस्ड लर्निंग के माध्यम से मिल सकती है। इसकी योजना आपको बनाने की आवश्यकता होगी। इसलिए मैंने ग्रुप में भी अनुरोध किया था, आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि डीएड के स्टूडेंट्स को ये यूट्यूब लाइव अभी जो देख रहे हैं वो देखें ही, साथ में इसके बाद भी ये अवेलेबल रहेगा। तो इसका विस्तार से आप इस प्रेजेंटेशन के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करेंगे तो उससे बच्चों को सीखने का भी अच्छा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो अपेक्षा आपसे की जा रही है कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में असेस करेंगे इस प्रोग्राम को, तो ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं ये आपके एम्बेसडर बन सकते हैं, और इनके सहयोग से आप बेहतर तरीके से असेस कर सकेंगे इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को। डाइट को जो फॉलो अप एक्टिविटीज करना है, इसके संबंध में जैसा सर ने कहा, इसका विस्तार से पृथक से भी चर्चा होगी, उस समय भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि सीएम राइज डिजिटल ट्रेनिंग जो दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलती है, उसमें एसएसओ लॉगिन के इश्यूज कुछ आ सकते हैं। इसके बावजूद भी हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इश्यूज ना आए, लेकिन यदि कोई इश्यू आते हैं तो उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कर सकेंगे। सर्टिफिकेशन का इशू कुछ होगा तो उसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप अपने शिक्षकों को इस बात के लिए जरूर प्रेरित करें कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो सीखने की प्रक्रिया है उसको बाधित ना होने दें किसी तकनीकी समस्या के कारण। सीखने के अवसर उन शिक्षकों को मिले, आप उसको लगातार मॉनिटर करते रहिए, ताकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो कंटेंट है उससे हमारे शिक्षक अच्छी तरह से विज्ञ हो जाएंगे, तो वो बच्चों के बीच में जाएंगे तो ज्यादा अधिक अच्छी दक्षता के साथ वो पहुंच सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। संचालक सर बोलिए। अब मैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे शिक्षक साथियों को और जो भी जितने लोग हैं उनको मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। थैंक यू उस्मान। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए एएमडी लोकेश जी और विस्तार से इस ट्रेनिंग श्रृंखला के बारे में और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है इसके बारे में बताने के लिए अशोक जी, अतुल जी और जो हमारी पार्टनर संस्था से जुड़े हुए साथी लोग, जिलों से जुड़े हुए डीपीसी, डैट के प्राचार्य, बीआरसी, एपीसी, और मैं लास्ट में जब देखा था लगभग 60,000 से ज्यादा जो साथी लोग हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए। साथियों, पूर्व में भी इस बारे में संक्षेप में मैंने बात किया था। आज की पूरा कार्यक्रम इसी बात पे है कि जो शाला से बाहर हमारे बच्चे आज के तारीख में हैं उसको अवसर में हमें कैसे बदलना है। और जैसे एएमडी साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये शाला से बाहर रहने वाली स्थिति कई सालों तक या तो कंटिन्यूअसली या इंटरमिटेंटली चलता रहे, तो हम किस तरह से इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं।
तो पहला प्रश्न ये है कि क्या ये आपदा को अवसर में बदल सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि आज के ट्रेनिंग के बाद आप सभी इस बात से सहमत होंगे, हाँ हम बदल सकते हैं। हम बार बार यही सोचते हैं या सोचते थे या पेरेंट्स सोचते हैं या समाज सोचता है कि पढ़ाई केवल किताबों में और पढ़ाई केवल शाला में होती है। उससे बाहर निकलते हुए पढ़ाई अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है वो घर पर भी, समाज में, अपने साथियों के साथ हो सकता है, और सीखने की प्रक्रिया किताब के बाहर अपने साथियों के साथ, समाज में बड़े बुजुर्गों के साथ और किसी भी सामाजिक परिवेश में भी हो सकता है। ये इस बात से हम लोग लगभग अभी सहमत हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम एक तो इस जो एक इतने सालों से चलते आ रहे एक सोच है उससे बाहर हटने का एक मौका है। तो आप देखे होंगे, पिछली बार भी बात हुआ था, अभी भी बात हुआ है, वही परिवेश है, वही समाज है, वही साथी है, लेकिन सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इस पे हम कार्य करेंगे। साथियों, सभी से मेरा आग्रह है कि एमडी साहब ने भी ये बात को कहा, लेकिन मैं थोड़ा उसमें और ऐड करना चाहूंगा कि आप एक काम को किसी भी तरह से ले सकते हैं, उसको आपको बोझ भी लग सकता है या एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी भी हो सकता है कि भाई आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बच्चा जब क्लास में आता है उसको भी वो भावना आनी चाहिए, आज टीचर मुझे कुछ नया सिखाएंगे। तो आप भी इस ट्रेनिंग कोर्स को लेंगे तो उस दृष्टि से ले लीजिए, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा तो आप सीखे। ये जो पढ़ने पढ़ाने वाली जो काम है बहुत सालों तक हम सभी को, आप सभी को करना है, तो इसलिए उसको और बेहतर करने के लिए कोई एक मौका मिला है, उस पे हमें उतना ही क्यूरियोसिटी से भाग लेना है, ना कि एक बोझ है भाई बता रहे हैं कि कर लेते हैं, इस दृष्टि से कृपया नहीं। इसका दूसरा पहलू ये है कि आप पोस्ट वर्क कैसे करेंगे, कितने अच्छे से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे दोनों साथियों ने इस बात को कहा कि भाई जो अच्छे फील्ड से निकल के आएंगे, अच्छे केस स्टडीज निकल के आएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आएंगे, या आपको लगता है कि साहब देखो ये एक्टिविटी से ये चीज हम बच्चों को सिखा सकते हैं, आप क्रिएट करिए, आप हमें डॉक्यूमेंटेशन करके भेज दीजिए। और जैसे दोनों साथियों ने कहा, हम विश्वास दिलाते हैं कि इसको हम पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के साथ साथ जिसने उसको क्रिएट किया है उसको क्रेडिट भी कर देंगे। अगर कई मंडला के छोटे गांव के एक शिक्षक कोई एक ऐसा क्रिएट करता है जिससे हम पढ़ाने का, एंगेज करने का, बच्चों को एंगेज करने का तरीका कुछ बेहतर हो सकता है, तो उसको पब्लिश भी करेंगे और उसको क्रेडिट भी देंगे। मेरा ये सभी टीम से आग्रह है कि अगले वर्ष में ये कोशिश हो कि हम इस टाइप के अलग अलग जगह से साथी लोग भेजेंगे, उसी में से हम एक कोर्स क्रिएट करें, ताकि हमारे परिवेश हमारे लोग क्रिएट किए हैं और हम लोग उसको यूज करेंगे, ऐसा एक सभी को एक प्राइड महसूस हो, वो मौका हम सभी को देना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें बीएससी है और बीआरसीस है, डीपीसीस है, और सबसे ऊपर डाइट के प्राचार्य और डाइट के स्टाफ। इस व्यवस्था में ये मान के चलते ये सभी एकेडमिक गाइडेंस के लिए है, हैंड होल्डिंग के लिए है, और जहां कहीं अटकते हैं उसको मदद करने के लिए। हमें इस पोजीशन के लिए सभी को रिकैलिब्रेट करना चाहिए, हमें वापस लौटना चाहिए। कुछ बीच बीच में हम इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि हम हमारे जो कोर वर्क है उसमें वापस लौटने के लिए आपको कोई बाधाएं उत्पन्न होती है, प्लीज आप मुझे बताइए, उसको हल करने के लिए हम बैठे हैं।
बट हमें इस कोर वर्क में वापस लौटना है। डाइट प्राचार्य और डाइट के पूरा टीम, डीपीसी, एपीसी, बीएसी, बीआरसी, सीएसी तक जो एकेडमिक गाइडेंस के लिए एक बहुत बड़ा अमला बना हुआ है, वो अमला अपना कार्य में एंगेज हो, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसमें हम कोशिश करेंगे। अब इतना सब करने के लिए आज के तारीख में क्या हमारे पास माध्यम है, उस पर भी चर्चा हुआ। हमारे पास आज के तारीख में बहुत सीमित माध्यम है। एक तो जब तक आपको ये बुकलेट्स नहीं प्राप्त होंगे या प्राप्त होने के बाद भी बच्चे के साथ मेंटर्स के माध्यम से एंगेज करने के लिए, एंगेज रहने के लिए एक ही साधन है कि उनका मोबाइल नंबर के अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई चैनल नहीं है। तो इसीलिए कुछ जिले मैंने, जब मेरे साथी अशोक प्रेजेंटेशन कर रहे थे, मुझे लगा कि ये बात हाईलाइट करना चाहिए। जो टॉप 10 में है और बॉटम 10 में मैंने जिन जिलों का नाम लिया, वो जैसा मैंने कहा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, संसाधन के रूप से बेहतर जिले हैं। कोई कारण नहीं है कि वो इस काम को नहीं करने का ये कोई बहाना है। इसमें थोड़ा इच्छा शक्ति की कमी है, टीम वर्क की कमी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी एज ए टीम जुटेंगे और बच्चे को रीच होने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम जो माध्यम प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि मेंटर्स हो, टीचर्स, मेंटर्स के माध्यम से और टीचर डायरेक्टली बच्चों को एंगेज करे, मैक्सिमम बच्चों को एंगेज करे। हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि मध्य प्रदेश में देश के जैसे अन्य राज्यों के तरह और अन्य राज्यों की तुलना में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद कुछ जिले आपने ही, आपके साथियों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बाकी लोग नहीं करे ऐसा कोई कारण नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस पे भी आप कार्य करेंगे। तो एज ए क्लोजिंग रिमार्क मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से यूज करें, ये अवसर में इसको हम बदले। कैसे हम एंगेज करते हुए, एक्टिविटी करते हुए, पेरेंट को एंगेज करते हुए, समाज को एंगेज करते हुए सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे और एक अच्छा मौका है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक्सपेरिमेंट करके खुद को ये साबित करने के लिए और व्यवस्था को ये साबित करने के लिए। अंत में जो अतुल ने कहा कि डीएलएड स्टूडेंट्स आने वाले समय में व्यवस्था में आएंगे, टीचर बनेंगे। डाइट के प्राचार्य और साथी लोगों का ये दायित्व है, उनको ये नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सिखाए, बताए, उनको एंगेज करे। पिछले वीसी में मैंने कहा था कि कम से कम एक स्टूडेंट, कम से कम 10 जो स्टूडेंट्स को, जो टीचर ट्रेनी है वो टीचर ट्रेनी है, तो कम से कम 10 स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे। क्योंकि जहां भी वो रह रहे हैं, 2 घर इधर 2 घर उधर जाएंगे तो उनको 10 बच्चे मिल जाएंगे। उनको एंगेज करें, देखें हम क्या कर सकते हैं, और उसका विस्तृत निर्देश बन गया है, आज जारी होंगे, और उसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनेगा। इस सबके ऊपर ये है कि ये सिर्फ कोई देख रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको मदद करना है। आने वाले समय में उनको ऐसा नहीं लगे कि मुझे एक पूरी व्यवस्था ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये सभी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम हमारी जिम्मेदारी को भली भांति समझेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब साथियों, जैसा कि सर ने मार्गदर्शन दिए हैं उसके अनुसार निश्चित है कि आप लोग उस हिसाब से कार्य करेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता और जो बच्चे अभी तक शिक्षा से जो
ऑनलाइन में जितने जुड़ पा रहे थे वो तो ठीक है, जो शेष बचे हुए थे उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। तो अंत में मैं नायक जी से अनुरोध करूंगा कि विधिवत इसका समापन करने का कष्ट करें। साथियों, जैसा कि हमारे संचालक महोदय का ऊर्जावान उद्बोधन हमको प्राप्त हुआ है, तो मैं समझता हूं कि हमारे सभी शिक्षक साथी और हमारे डीएड के डाइट के स्टूडेंट, डाइट की फैकल्टी और हमारे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स है, एपीसीज, सीएसीज, बीएसीज, ये सब इसी ऊर्जा के साथ इस कार्य को क्षेत्र में भी लागू करेंगे और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए बच्चों को एक जो मानसिक तनाव की स्थितियों से गुजर रहे हैं हमारे बच्चे, उससे ऊपर लाकर शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ते हुए उनके आगे के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएंगे और बच्चे सीखने का आनंद घरों पर ले सकेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।